गुड इवनिंग एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। और आज की जो सीरीज है हमारी, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो डिस्कस करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवर ग्रामर प्लस वोकैबुलरी। क्लियर? जैसे कि आपकी सजेशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कहा था कि सर ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों ही डिस्कस करो, तो फिर से हम जो हमारा पैटर्न है उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। जो जैसे कि हम ऑलरेडी ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, वैसे ही हम इस सेशन में ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? उससे पहले एक बार ये आप हमारा वीकली शेड्यूल देख लेंगे, जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस समय पे कौन से आपके जो लेक्चर्स हैं वो रहते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, सारा ही शेड्यूल आपके पास है। तो एक बार आप लोग जूम उसको स्टॉप कर कर वीडियो को इसको देख सकते हो। क्लियर? और सारा सेशन जो है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पर दिया है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। जो क्या होगा? क्लोजेस्ट इन मीनिंग होगा, जिसका मतलब क्या है? सिनोनिम यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ऐसा वर्ड जो क्या एक्सप्रेस करे, इसका सिनोनिम एक्सप्रेस करा है। तो हमारा जो वर्ड है वो क्या है? ग्रैंडर। ग्रैंडर वर्ड जो है ये ग्रैंड से बना है। ठीक है, ग्रैंडर वर्ड जो है ये किससे बना है? ग्रैंड से बना है। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है, तो विच इज ग्रैंड इन, मैं जिसको कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी चीज विच इज ग्रैंड। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है? वो होता है मैग्निफिसेंस। क्लियर? दिस इज इट्स सिनोनिम्स। समझ गए बात? ठीक है, तो ग्रैंड से ये वर्ड बना है, ग्रैंडर जो वर्ड है, और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस। क्लियर? Next is the following sentence has been split into four parts. Identify the part that has a grammatical error in it. मतलब आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है अगर आपको लगता है ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्टली लिखा गया है। जैसे कि आपके पास एक ऑप्शन है नो एरर। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप इसको नो एरर भी मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी पार्ट में डाउट लग रहा है, लाइक ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने जैसे कि किसी सेशन में ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हमारे साथ अभी ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है, तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि जो इनफ वर्ड है इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। ये जो वर्ड इनफ है इसको दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक कैसे यूज करेंगे इसको? एक एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, और एक हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? एडवर्ब की तरह। एक हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं और एक एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि he has enough experience। he has enough experience। क्लियर? एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और दूसरा मैंने लिखा he is experienced। he is experienced enough। he is experienced enough। ये दो सेंटेंसेस हमने लिखे, he has enough experience and he is experienced enough। क्लियर? अब इन दोनों सेंटेंसेस में इनफ वर्ड यूज करा हो, ये इनफ वर्ड यहां पर यूज करा हो और ये इनफ वर्ड यहां पर यूज करा है। अब ये वर्ड जो है इनफ, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ड एक्सपीरियंस को। और एक्सपीरियंस क्या है? नाउन। एक्सपीरियंस जो वर्ड है वो क्या है? एक नाउन है। और नाउन से नाउन को जो डिस्क्राइब करे वर्ड, मतलब नाउन को जो क्वालिफाई करे वर्ड, वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। तो इनफ वर्ड जो है यहां पर क्या हो जाएगा? ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? तो जब भी वर्ड इनफ एडजेक्टिव का काम करे तो वो नाउन से पहले लिखा जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब भी वर्ड किसका काम करे? इनफ वर्ड जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसे नाउन से पहले लिखा जाता है। और अगर इनफ वर्ड एडवर्ब का काम करे तो उसको उस वर्ड के बाद लिखा जाता है जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करे। क्लियर? जैसे कि एक्सपीरियंस जो वर्ड हमें यहां पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। एक्सपीरियंस क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब ये जो वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस एडजेक्टिव को। तो क्या बन जाएगा? ये एडवर्ब। क्योंकि जो भी वर्ड किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, जो भी वर्ड किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो वो वर्ड क्या बनता है? आपका एडवर्ब बनता है। क्लियर? तो ये वर्ड क्या बन गया? आपका एडवर्ब बन गया। अब जब भी ये वर्ड एडवर्ब बनेगा तो इस वर्ड के बाद लिखा जाता है जिस वर्ड को क्वालिफाई करे। क्लियर? आई बात समझे? और सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है कि इनफ वर्ड जो है उसको आप और मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है,
मतलब इसके पहले आप सो, वेरी ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, मतलब इसको और डिग्री में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये खुद में ही कंप्लीट वर्ड होता है। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ही वॉज वेरी काइंड इनफ। अब काइंड जो है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, और इनफ वर्ड क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अब वेरी जो वर्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे काइंड के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये इनफ के लिए यूज हो रहा है। तो ये वर्ड इसको मॉडिफाई तो कर ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, वेरी इनके साथ नहीं लिखते, ठीक है। ना वेरी, ना मोर, ना मच, ना सो, ऐसा कोई वर्ड इनके साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि इनफ वर्ड को हम और ज्यादा मॉडिफाई जो है वो नहीं कर सकते। क्लियर है जी? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या होगा, ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी इज योर आंसर। वेरी शुड बी ओमिटेड हियर, जो वेरी वर्ड है उसको ओमिट किया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज, four alternative are given for idiom and phrases underlined in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning. मतलब यहां पर आपको एक इडियम दी गई है, लुक शार्प, ठीक है, जिसको हमने क्या करा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है, और हमने पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है। वैसे तो मान लीजिए कि ये सेंटेंस जो भी आपके पास गिवन है ना, ये बिल्कुल सेंटेंस को इजी बना देता है, कोई भी यहां से ऑप्शन पिक कर लेगा, कोई भी कर लेगा पिक, ठीक है। लेकिन सेंटेंस मुश्किल का बनता अगर मैं आपको ये हिंट ना देता, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ये अगर मैं ना लिखता, मैं सीधा लिखता लुक शार्प, इसका मीनिंग क्या है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता। एक बार आप सोचकर भी इसको देखें कि क्या आपके लिए मुश्किल हो जाता, तो आपको लगेगा हाँ मुश्किल तो हो जाता अगर सिर्फ क्या लिखा होता, लुक शार्प लिखा होता। लेकिन इसके साथ उन्होंने हिंट दे दिया आपको, क्या, कि लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो यहां से हमें पता लग गया कि हम क्या कह रहे हैं, कि किस चीज को कह रहे हैं कि जल्दी करो। तो लुक शार्प का मतलब होता है टू बी क्विक, ठीक है। लुक शार्प का मतलब क्या होता है, टू बी क्विक, टू बी क्विक, ठीक है, इसका मतलब होता है लुक शार्प। तो यहां से जो हमारा राइट ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हरिया, ठीक है। लुक अप द हाउस नहीं होगा, चेक योर बैगेज भी नहीं होगा, बी केयरफुल भी नहीं होगा। इसका मतलब यहां से निकल के आ रहा है क्या, हरी अप। अदरवाइज इसका मतलब क्या होता है, टू बी क्विक, कि किसी चीज में क्विक हो जाना, फटाफट से कोई काम कर लेना, दैट इज कॉल्ड लुक शार्प। क्लियर? Now our next question is, one part of the sentence has an error. Find out which part of the sentence has an error. ठीक है? If you had told me earlier, I will help you. If you had told me earlier, I will help you. अब ये जो क्वेश्चन आपका उठाया गया है, ये क्वेश्चन पिक किया गया है कहां से, आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस से, और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कहां से, क्लोज्ड कंडीशन से। अब ये क्लोज्ड कंडीशन क्या होती है? क्लोज कंडीशन ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जो कंडीशन हमारे पास्ट एक्शन पे बेस्ड हो, कि कोई भी एक्शन आपके जो पास्ट में हो चुके हैं उन पे आप कोई आप कंडीशन इमेजिन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज कंडीशन विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि काश मैंने उसे रोक लिया होता तो वो आज मेरे साथ होती, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि काश मैंने उसे रोक लिया, तो तुमने, इसका मतलब क्या निकल कर आया कि आपने उसे नहीं रोका और वो चलेगी, है ना। तो यहां से क्या हुआ कि आप पछतावा कर रहे हो, क्या अब इस चीज को चेंज किया जा सकता है, क्या अब आप इस चीज को चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो जा चुकी है ना। और जो चले जाते हैं वो तो आते नहीं मुड़ के, ठीक है। तो यहां से एक बात हमें समझ में आई, क्या समझ में आई, कि ऐसी कंडीशन जो पास्ट में हो चुकी है और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है, क्लोज कंडीशन। क्या कहा जाता है उसको, क्लोज्ड कंडीशन। अब क्लोज्ड कंडीशन में कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है उसमें दो तरह के हमारे क्लोजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कौन सा, कंडीशनल क्लोज, कौन सा, कंडीशनल क्लोज। और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा रिजल्ट क्लोज। अब जो कंडीशनल क्लोज होता है उसको आप लिखते हो, जब भी क्लोज कंडीशन है तो जो आपका कंडीशनल क्लोज होगा उसको आप कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो आपका रिजल्ट क्लोज होगा उसको आप कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस कुड या फिर वुड या फिर माइट, तीनों में से कोई एक लिखोगे, कुड या फिर वुड या फिर माइट, तीनों में से कोई एक लिख दोगे। और उसके बाद इसकी परफेक्ट फॉर्म लिख दोगे, मतलब हैव लिख दोगे, और फिर क्या लिख दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वुड प्लस माइट, तीनों में से कोई एक, और फिर है प्लस V3। ये कैसे लिखा जाएगा आपका रिजल्ट क्लोज। तो अब ये कंडीशन उसने कहा कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशनल क्लोज है वो क्या है आपका, कंडीशनल क्लोज है इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, ये क्या है, कंडीशनल क्लोज। तो रिजल्ट क्या आता उसका, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। अब यहां पे कंडीशनल क्लोज है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, हैड प्लस V3। कंडीशनल क्लोज में क्या देखने को मिल रहा है, हैड प्लस V3। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंडीशनल क्लोज सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें किसकी तरफ, रिजल्ट क्लोज की तरफ देखते हैं, तो रिजल्ट क्लोज का जो स्ट्रक्चर है वो तो ये है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं यहाँ पे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करा हुआ है, विल यूज करा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए जो कि होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे इस सेंटेंस को, ठीक है, जो गलती है उसको ठीक करेंगे। क्या होगा, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर। तो इस चीज को याद रखेंगे कि जो आपके स्ट्रक्चर है उन पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो कंडीशनल क्लोजेस के, चाहे ओपन कंडीशन है, चाहे सेमी क्लोज्ड है, चाहे क्लोज्ड है, चाहे वो आपके साइंटिफिक फैक्ट्स है, इनकी कंडीशंस जो रहेंगी, उनके स्ट्रक्चर्स जो है आपने वो थॉरली जो है वो पढ़ने हैं और उनको याद रखना है। उन्हीं के स्ट्रक्चर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। क्लियर। तो इसको क्या कहा जाता है, चार ऑप्शंस है हमारे पास, कार्टोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, एपिग्राफी एंड पेलियोग्राफी। क्लियर। तो ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। कार्टो इज रिलेटेड टू मैप, कार्टो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू मैप, ठीक है। लेक्सी वर्ड जो है ये रिलेटेड किससे होता है, डिक्शनरी से। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से हमें समझ में आया कि मतलब डिक्शनरी को कंपाइल करना इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। डिक्शनरी बनाना, डिक्शनरी को कंपाइल करना दैट इज लेक्सिकोग्राफी। एंड कार्टोग्राफी का मतलब क्या, मैप मेकिंग, मैप मेकिंग को क्या कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। और एपिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये एक दीवार है, एक बहुत पुरानी दीवार है, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस होती है, उनके रिगार्डिंग अगर हम स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी, ठीक है। इसका जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, अब दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ, लेकिन वो कैसे, ऐसे वो नहीं करते थे कार्विंग करके अगर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, मतलब कुछ जैसे पत्थर है, कोई दीवार है, उसके ऊपर कुछ गड़ा हुआ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ गड़ा हुआ मतलब कार्विंग करके कुछ लिखा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है एपिग्राफ। क्या कहा जाता है उसको, एपिग्राफ। अब मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हुआ कि जो हस्तलिखित है, मतलब विच इज हैंड रिटन। क्लियर। तो हैंड रिटन जो कुछ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है, इसके बारे में जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। क्या, पैलियोग्राफी मतलब पहले याद रख लो, पहले की चीजों को जो लिखा गया है उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। क्लियर। तो ये चार वर्ड्स आप यहां से सीख गए होंगे। कार्टोग्राफी इज रिलेटेड टू मैप मेकिंग, लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, एंड जो पैलियोग्राफी है दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्लियर। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 words are given out of which only 1 word is spelled incorrectly, choose the incorrectly spelled word। मतलब स्पेलिंग टेस्ट यहां पर आपको दिया जा रहा है जिसमें आपके पास एल्यूमिनियम, सिमेट्री, रिकमेंड एंड सैटेलाइट, ये 4 वर्ड्स है। इनमें से आपने क्या करना है, एक ऐसे वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है, जिसकी स्पेलिंग्स जो है वो इनकरेक्टली लिखी गई है वहां पर, तो आपने वो वर्ड यहां पर देखना है। तो वर्ड है हमारे पास एल्यूमिनियम, सिमेट्री, रिकमेंड, सैटेलाइट। क्लियर। ये 4 वर्ड्स हैं और इनमें से आपको देखना है कौन सा वर्ड सही नहीं लिखा गया। तो बताइए कौन सा वर्ड जो है वो सही नहीं लिखा गया, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो सही नहीं लिखा गया, फटाफट से इसका आंसर आप मुझे बता देंगे, कौन सा वर्ड जो है वो सही नहीं लिखा गया है। ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है
कि जो एल्यूमिनियम है ये सही नहीं लिखा गया सर, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम में सिंगल एल आता है, सिंगल एल्यूमिनियम, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डबल एल लिखा हुआ है, तो ये जो होगा आपका ये ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। डिक्टेटर कौन होता है? डिक्टेटर कौन होता है? जो क्या करता है, जो तानाशाही करता है, तानाशाह को डिक्टेटर कहते हैं, ठीक है। हिपोक्रेट कौन होता है? कि ऐसा इंसान जो जिस पर्सनैलिटी का है नहीं उस पर्सनैलिटी को शो करे, ठीक है। मतलब हमेशा कुछ ऐसे लोग ना कि जैसे उनके पास उतना पैसा नहीं है लेकिन उससे ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, उतने इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उससे ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, मतलब बनावटीपन जो दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेट। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, और ऐसे लोग, ऐसा कोई भी जो लिटरेचर और आर्ट की परवाह ना करे उसको क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन। क्या कहते हैं उसको? फिलिस्टीन। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिलिस्टीन जो होगा इसके लिए वो राइट वर्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ माय सन गेट्स गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज माय सन। कि अगर मेरे बेटे के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा, जितना कि मेरा बेटा खुश है उतने खुश मैं भी हूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए उसने कहा इफ माय सन गेट्स गुड मार्क्स। अब यहां पर माय सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर केस है, और यहां पर ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, वर्ब बिल्कुल सही लिखे। अब यहां पर उसने लिखा आई शैल हैप्पी, आई शैल हैप्पी। अब आई जो है उसके बाद लिखा है शेल, और उसके बाद लिखा है उसने हैप्पी, ठीक है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं ये। अब यहां से समझिए बात को, जो समझने वाली बात है क्या है, समझने वाली बात कि आई जो है ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। आई जो है ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। शेल जो है ये क्या है? मोडाल यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। और हैप्पी जो है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव होता है। हैप्पी जो है ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। मतलब क्या है कि यहां पर जो वर्ब है ना वो नहीं लिखी गई। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम शेल विल लिख दें, ठीक है, शेल या विल लिख दें, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, लेकिन यहां पर लिखी नहीं, ठीक है। और यहां पर ये जो एडजेक्टिव है ये क्या बन रहा है? आपका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि आई ही हैप्पी होगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हैप्पी बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट बन गया। अगर कॉम्प्लीमेंट बन गया तो हमें बीच में हेल्पिंग वर्ब के साथ एक बी फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी, क्लियर। तो हम यहां पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और यहां पर लिख देंगे आई शैल बी हैप्पी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको आंसर पहले से पता हो, लेकिन लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। लॉजिक पे ही डिपेंड है आपकी सारी ग्रामर, या फिर जिसको बोल सकते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का इंग्लिश सेक्शन, क्लियर। तो ये था आपका लॉजिक इसका कि आई शैल बी हैप्पी, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखनी है तो हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख दी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो का मतलब होता है जब हम किसी को ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके गुस्से में, ऐसे करके देखते हैं गुस्से में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड निट वंस ब्रो। तो इसका मतलब होता है टू फ्रॉम। बड़ा इजी वर्ड है, ठीक है, आपको शायद पहले से पता भी होगा। तो इसका मतलब होता है टू फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है कि ऐसे जो त्योड़ियां डाल लेते हैं ना मत्थे पे, दैट इज कॉल्ड टू फ्रॉम। तो टू निट्स वन ब्रोज, ब्रोज आईब्रोज, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे कर लेना, ठीक है, बुन देना, ठीक है, इकट्ठा कर लेना माथे पे, तो दैट इज कॉल्ड टू फ्रॉम इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज एन एरर इन इट। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। देखिए अब यहां पर जो है ना ये इमेजिनेशन की बात की जा रही है, ठीक है। यहां पर कैसी इमेजिनेशन बात की जा रही है? विच इज अनरियल, अनरियलिटी से रिलेटेड इमेजिनेशन है। तो जब भी आपकी इमेजिनेशन जो है वो अनरियलिटी से रिलेटेड हो तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप लोगों को उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होता है, ठीक है। किस में लिखना होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होता है, क्योंकि ये आपकी सेमी क्लोज कंडीशन होती है। और सेमी क्लोज कंडीशन में आपके दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक पर्सोनिफिकेशन का बनता है और नॉन पर्सोनिफिकेशन का बनता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन पर्सोनिफिकेशन का बना है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी गिव व्हेन वी एज्यूम वंस आइडेंटिटी इनटू अनदर वंस आइडेंटिटी, क्लियर। एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में जब हम एज्यूम कर ले, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं मुकेश अंबानी होता तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को मुकेश अंबानी की तरह एज्यूम करा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। लेकिन यहां पर ये नहीं है, यहां पर पोजेशन की बात की जा रही है, पर्सोनिफिकेशन की नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि वो ऐसे चलता है जैसे पूरी धरती उसकी हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और बिलोंग्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे? यहां पर बिलोंग्ड,
ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेमी क्लोज कंडीशन का। ठीक है, सेमी क्लोज कंडीशन में जो कंडीशनल क्लोज होता है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लिखेगा जो भी कंडीशनल क्लोज होगा आपका। ठीक है, बाकी ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जो आपका डिस्कशन का मतलब सेमी क्लोज की डिस्कशन को अगर मैं करना चाहूँ तो काफी डिटेल्ड टॉपिक और इंपॉर्टेंट भी है, क्लियर। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, बाकी अगर किसी सेशन में मुझे लगा कि आपको ये समझाना चाहिए तो आपको बिल्कुल समझाऊंगा इसके रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सिविल स्टैप हिमाचल के जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जैसे एचपी इकोनॉमिक सर्वे है, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश के, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, मैगजीन रहेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी, एचपीजी के एमसीक्यूज रहेंगे। ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जिसके फ्री इनिशिएटिव का मतलब तो आप समझते होंगे कि कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे और एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे एचपीएएस के हमारे बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, ऑफलाइन और लाइव बैचेस दोनों चल रहे हैं। एचपीएस ऑनलाइन कोर्स भी है हमारा, ठीक है। और इसके साथ साथ एनटी ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग डेट जो भी है आपके पास डिटेल्स है, ये आप एक बार वीडियो पोस्ट कर कर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो वीकली शेड्यूल है वो भी आप एक बार वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ बाद में जुड़े तो एक बार ये वीकली शेड्यूल भी देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप हमारे सेशंस में हमसे जुड़ सकते हैं, क्लियर। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोकैबुलरी एंड ग्रामर डिस्कस किए, और इसी सीरीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।